नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है। उम्मीद करता हूं 2024 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मल्टीटास्किंग स्टाफ, पोस्टमैन मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए आप अपनी तैयारी धीरे धीरे मजबूत कर रहे होंगे। प्रोडक्ट एंड सर्विस में चार चीज है, मेल है, बैंकिंग रेमिटेंस है, स्टाम्प बिजनेस है और बीमा से संबंधित चीजें हैं। और जो भी हम सारी चीजें पढ़ेंगे उन सभी चीज का रेफरेंस हमें इंडिया पोस्ट का साइट लेना है। किसी भी सेशन का शुरुआत करता हूं एक मोटिवेशनल लाइन के बारे में चर्चा करता हूं। आज का हमारा मोटिवेशनल लाइन है कि कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है कि उसके लिए कोशिश किया जाए। पहला क्वेश्चन इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ कि भाई साहब एनपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, बताइए। नेशनल पेंशन सिस्टम, बताइएगा एनपीएस का पूर्ण रूप क्या है। नेशनल पेंशन सिस्टम, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशन पेंशन सर्विस या नेशनल पेंशन सर्विस। याद रखिएगा सर्विस और सिस्टम, सर्विस और सिस्टम, लास्ट का जो वर्ड है बहुत कंफ्यूजिंग है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एनपीएस में नेशनल पेंशन सिस्टम आपको दिमाग में डाल के रखना है। व्हाट शुड बी एज ऑफ द एप्लीकेंट इन एनपीएस, कि जब भी कोई भी व्यक्ति एनपीएस में एंट्री करता है तो उसका आवेदक का जो उम्र होना चाहिए उसका सीमा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि यह सीमा पहले 18 से 65 था, फिर बीच में कुछ दिन पहले यह सीमा 18 से 70 कर दिया गया। तो यह भी सिनेरियो आपको ध्यान रखना है कि भाई साहब 152 का जो आंसर है वो हो जाएगा 18 से 70। अगले क्वेश्चन को हम टारगेट करते हैं। चलिए, चूज द रॉन्ग ऑप्शन, कुछ विकल्प दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बार बार बोलूंगा, थोड़ा समय देना है, पेशेंस रखना है, क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ना है, क्योंकि जब गलत विकल्प चुनने को बोलेगा तो माइंडसेट ये होना चाहिए कि उसमें से 4 दिया है तो 3 सही होगा, एक ही गलत होगा। चलिए, तो टायर 1 इज पेंशन अकाउंट एंड मैंडेटरी, कि टायर 1 जो खाता है वो पेंशन खाता है और ये अनिवार्य है, ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा क्या है कि टायर 2 इज सेविंग अकाउंट एंड इज ऑप्शनल, तो ये भी आपका बात सही है कि टायर 2 अकाउंट जो एनपीएस में होता है वो बचत खाता के रूप में होता है, वो पेंशन अकाउंट नहीं होता है। और वैकल्पिक होता है कि भाई साहब कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट है कि खाता खुलवाना चाहता है कि नहीं खुलवाना चाहता। अगला है कि 1/1/2004 को नियुक्त करने वाला केवल टायर 2 खाता खोल सकता है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर सही होगा, उत्तर जो है आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। इसका उत्तर जो है वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, एनपीएस के लिए पंजीकरण शुल्क क्या है। रजिस्ट्रेशन चार्ज फॉर एनपीएस इज 200 रुपए, इंक्लूडिंग जीएसटी 200 रुपए, एक्सक्लूडिंग जीएसटी 500 प्लस जीएसटी या 500 रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन है 154 का, फटाफट से जवाब दीजिएगा। प्रभु प्रताप, रानू जायसवाल, मनोज धुर्बे भी बता रहे हैं 200 एक्सक्लूडिंग जीएसटी। उत्तर बिल्कुल सही है मनोज जी, बहुत सही जवाब दिया है। ध्यान रखिएगा 200 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी को छोड़कर। एक्सक्लूडिंग बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है छोड़कर, इंक्लूडिंग बोलेगा तो आपको ध्यान रखना है कि उसके सहित। अगला क्वेश्चन, टायर 1 खाता खोलते समय उसके बाद के सभी लेन देन न्यूनतम अंशदान का जरूरत पड़ता है, कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग for all subsequent transaction for tier 1 is 500, 1000, 10 rupee, 250 rupee. Which one is correct? उत्तर बताइए कि टायर 1 खाता खोलते समय और उसके बाद के सभी लेन देन के लिए न्यूनतम अंशदान कितना है। बात ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन कितना लगा था 200 क्या था 200 आपका था एक्सक्लूडिंग जीएसटी। अब जब टायर 1 खाता खोलेंगे तो आपको न्यूनतम 500 और उसके बाद के लिए भी 500 आपको सब्सिक्वेंट में जमा करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है टायर 1 खाता। टायर 1 खाता पेंशन खाता है, आपको पता है जो भी कर्मचारी सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, सबको यह खाता खुलवाना पड़ता है, ठीक है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन पर ईयर फॉर टायर 1 अकाउंट इच, की मिनिमम जो है टायर 1 अकाउंट में कितना देना पड़ेगा, ये आपसे सवाल पूछा है, मिनिमम कितना देना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, 1000, 250, 500 या 100 रुपया। उत्तर सुनिएगा, उत्तर है 1000, ठीक है। चलिए कम से कम आपको 500 से खाता खुलेगा, फिर अगला जो जमा होगा वो आपका हो जाए कितना, अगला जमा 500, मिनिमम 500 से ही होगा। एक साल
साल में कम से कम प्रतिवर्ष आपको 1000 इसमें डालना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला है कि टायर 1 खाता के लिए एक वर्ष में न्यूनतम अंशदान संख्या कितना है, मतलब कितने ट्रांजैक्शन। अभी तो रुपया का बात किया ना, तो रुपया कितना था, 1000 था। अब बोला है कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन नंबर इन अ ईयर फॉर टायर 1 अकाउंट इज, कि एक साल में टायर 1 अकाउंट है आपका, तो न्यूनतम कितना ट्रांजैक्शन उसके लिए कंपलसरी हो जाता है, 10, 1, 30 या फिर कोई भी नहीं, तो कम से कम एक ट्रांजैक्शन आपको करना पड़ेगा। बात बिल्कुल सही है, बात सुरभि का सही है, बात वीरू भगत का सही है, बात जो लोग भी एक बता रहे सबका सही है। चलिए अगला देख लेते हैं। पीएफआरडीए बहुत बार क्वेश्चन आया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, नोट कर लेना। पेंशन फंड रेगुलर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उत्तर बी सही है क्या? दीपा कुमार वर्मा, कुछ लोग ए भी बता रहे हैं, लेकिन बी वाले बिल्कुल करेक्ट है। सोनिया जी, जीवन जी, विनीता जी, काफी लोग सही है इस क्वेश्चन के ऊपर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिएगा। ईसीएस, ईसीएस आपने सुना है कि भाई साहब एमआईएस का इंटरेस्ट वगैरह अगर आप किसी भी अपने मन चाहे बैंक में लेना चाहते हैं तो भाई साहब ईसीएस सुविधा देता है कि कुछ चुनिंदा आपके बैंक हैं, आरबीआई के प्लेसेस हैं और एसबीआई के प्लेसेस, वहां से आप ले सकते हैं। तो वही ईसीएस है। ईसीएस का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकल क्लियरेंस सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरेंस सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम। विच वन इज करेक्ट? राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। याद कर लीजिएगा भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस जो है ईसीएस का फुल फॉर्म। ईसीएस का शुरुआत कब हुआ? वैन एंड वेयर वाज ईसीएस सिस्टम स्टार्टेड। महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईसीएस योजना की शुरुआत कब और कहां हुई थी? 9 अगस्त 2003 को मुंबई में, 9 अगस्त 2005 को मुंबई में, 9 अगस्त 2003 को कोलकाता या फिर 2005 को कोलकाता। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको ईसीएस से संबंधित देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है जी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 9 अगस्त 2003। 9 अगस्त 2003 मुंबई से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस का शुरुआत हुआ था। अगला है ईसीएस की सुविधा 15 आरबीआई के स्थानों में और 21 एसबीआई के स्थानों में उपलब्ध है वर्तमान में। ये आपको ये स्टेटमेंट को बताना है, स्टेटमेंट इज ट्रू और स्टेटमेंट इज फॉल्स। 161, 162 इज राइट आंसर इज ए। लक्ष्मण बिल्कुल सही है, लक्ष्मण का उत्तर बिल्कुल सही है, विनीता का उत्तर सही है, दीपक का उत्तर सही है, शीतल का उत्तर सही है, मनीष का उत्तर सही है, सोनम का उत्तर सही है। अगला देख लो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, ऐसे क्वेश्चन 650 क्वेश्चन का सीरीज है भाई साहब। बहुत मेहनत सारे क्वेश्चन तैयार कर, रात दिन एक करके क्वेश्चन तैयार किया है और यही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा, कुछ भी बाहर नहीं। क्योंकि अब देखिए मैं ऐसा बोलता हूं तो कुछ लोग ऐसा नहीं कि एमसीक्यू बस पढ़ के जाना है, थ्योरी वाला दिया उसको भी पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि बस हम सर एमसीक्यू पढ़ लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल भाई, मैं गारंटी नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा थ्योरी भी पढ़ के जाना, ठीक है। कॉमरेटिव स्टाम्प आर प्रिंटेड इन लिमिटेड क्वांटिटी। तो पूछा यह है कि स्मारक टिकट जो होता है वो सीमित मात्रा में मुद्रित होते हैं। दिस सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स? कॉमरेटिव स्टाम्प आर प्रिंटेड अ लिमिटेड क्वांटिटी, सीधा सवाल पूछा जाता है, लिमिटेड क्वांटिटी बताइएगा। बिल्कुल ये उत्तर सही है, क्योंकि जब कोई ऐसा समय या फिर कोई ऐसा धरोहर या कोई ऐसा संस्कृति या कोई इतिहास में ऐसी चीजें या कोई प्राकृतिक की ऐसी चीजें होंगी, सामने घटना घटित होगी, कोई इवेंट होगा, तभी तो स्मारक टिकट छापे जाते हैं। जैसे अभी 22 तारीख को राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ, तो ये एक इवेंट हुआ ना, एक महत्वपूर्ण इवेंट हुआ, तो उसके लिए टिकट जारी किए गए। और आगे जो भी इवेंट होंगे अपने भारत के अंदर उसके लिए टिकट जारी किए जाएंगे, तो इसको हम स्मारक टिकट बोलते हैं। तो ये सीमित मात्रा में मुद्रित होता है, क्योंकि जब हमारे पास इवेंट होता है तभी वो टिकट हमारे जारी किए जाते हैं। अब जो टिकट डेली यूज के लिए, तो व्हाट आर द पोस्टल स्टाम्प यूज फॉर डे टू डे पोस्टल पर्पस? डेली, दिन प्रतिदिन, अरे सुनिएगा, दिन प्रतिदिन प्रयोग के लिए जो स्टाम्प जारी किया जाता है उस स्टाम्प को आपको बताना है कि कौन सा स्टाम्प। तो कॉमरेटिव है, तो कॉमरेटिव तो नहीं है भाई। निश्चित टिकट है, रेवेन्यू टिकट है या फिर डाक टिकट।
कौन सा उत्तर इसका करेक्ट है? तो ऐसा टिकट डेफिनिट पोस्टेज स्टाम्प के कैटेगरी में आता है। 164 अगला क्वेश्चन है विच इज इट ई कॉमर्स पोर्टल बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू कैडर पोस्टेज स्टाम्प कलेक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया भर में डाक टिकट संग्रहकर्ता को पूरा करने के लिए डाक विभाग ने ई कॉमर्स पोर्टल खोल रखा है, वह कौन सा है? बताइएगा। ई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी देश में है वो टिकट कलेक्शन कर सकता है। ई फिलाटेली के माध्यम से, ई रेवेन्यू टिकट के माध्यम से, या ई डाक टिकट के माध्यम से। तो कौन सा उत्तर जो करेक्ट होगा ई पोस्ट ऑफिस। ई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, ई पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अभी कोई भी व्यक्ति जो है टिकट परचेस। माई स्टाम्प फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। कि माई स्टाम्प, अब माई स्टाम्प क्या हो गया? एक था आपका कॉमरेटिव, तो कोई घटना घटी तो कॉमरेटिव स्टाम्प। जो निश्चित टिकट था वो डेली यूज के लिए, जैसे आपका रेवेन्यू टिकट है डेली यूज में आता है, जैसे आपका 5 रुपए का टिकट है, 10 रुपए का टिकट है, डेली यूज में आता है, ठीक है। तो उसके बाद अब एक टिकट जो है वो हो जाएगा आपका माई स्टाम्प टिकट। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने संस्था के नाम में, अपने खुद के लोगो, अपना पहचान के लिए टिकट जारी करता है, तो उसके बारे में आपसे पूछा है कि माई स्टाम्प पहली बार कब पेश किया गया था। तो कौन सा बताइए? इंडिपेक्स 2010, इंडिपेक्स 2011, 2009 या 2011? बताइएगा विच वन इज करेक्ट। राइट आंसर इज बी। याद रख लेना है, वर्ल्ड फिलाटेलिक प्रदर्शनी इंडिपेक्स 2011 के दौरान माई स्टाम्प को भारत में पहली बार लाया गया। माई स्टाम्प का मैंने मतलब समझा दिया है और अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं। व्हाट इज द ब्रांड नेम इंडिविजुअल लेटर अ पोस्टेज स्टाम्प। कोई भी व्यक्ति अपने नाम में कोई भी डाक टिकट जारी करवाता है, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? विच वन? योर स्टाम्प, माई स्टाम्प, हिज स्टाम्प या ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने बताया जो खुद के नाम में, कोई खुद का संस्था है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई भी व्यक्ति खुद के नाम में चीजें करवा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि उसको हम माई स्टाम्प का कैटेगरी में रखेंगे। और बहुत ही सरल सा क्वेश्चन और सरल सा उत्तर मुझे मिल गया है। तो हाउ मेनी स्टाम्प आर देयर इन माई स्टाम्प सीट। कि एक सीट में टोटल कितने स्टाम्प होते हैं? एक माई स्टाम्प सीट में कितने स्टाम्प होते हैं? 300, 10, 15 or 12? विच वन इज करेक्ट? बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक माई स्टाम्प सीट में टोटल 12 स्टाम्प होगा। बात जो है वो ध्यान रख लेना, टोटल 12 स्टाम्प होगा। एक स्टाम्प का कीमत 5 रुपया होगा। वही अगला क्वेश्चन कि फेस वैल्यू ईच स्टाम्प वन माई स्टाम्प सीट ईच 10 रुपी, 5 रुपी, 12 रुपी या 15 रुपी। विच वन इज करेक्ट? कि भाई एक सीट में आपका हुआ 12 स्टाम्प और 12 में से प्रत्येक का कीमत कितना होगा? प्रत्येक का कीमत, तो एक का कीमत 5 रुपया होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक स्टाम्प जो 12 होते हैं उनमें एक का कीमत 5 रुपया होता है। ये कंडीशन। आप जितने क्वेश्चन मिलेंगे सीक्वेंस से मिलेंगे, सारे याद करते जाओ। टॉपिक वाइज बना दिया हमने, है ना। एक टॉपिक है, 10-10 क्वेश्चन निकल रहा है, 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। अब एक माई स्टाम्प सीट जो होता है, पूरा सीट, उसका कीमत कितना होगा? 300, 12, 200 या फिर आपका 12? कुछ और कर लीजिएगा, सेम ऑप्शन हो गया। राइट आंसर इज 300। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वांटिटी ऑफ माई स्टाम्प सीट मैंडेटरी फॉर कॉर्पोरेट कस्टमर। माई स्टाम्प सीट की मात्रा अनिवार्य है कॉर्पोरेट ग्राहक के लिए। कोई भी कॉर्पोरेट ग्राहक है, थोक ग्राहक है, मिनिमम कितना क्वांटिटी वो माई स्टाम्प सीट का प्रिंट करवाएगा, तभी उसको हम इस कैटेगरी में रख सकते। सॉरी, 3000, 5000, इसके अलावा 2500 या फिर 1000। विच वन इज करेक्ट? तो कम से कम 5000 माई स्टाम्प सीट अगर वो छपवाता है तब उसको हम रख सकते हैं कि भाई हाँ बिल्कुल ये आपका कॉर्पोरेट का कैटेगरी में आ सकता है। वेयर टू ओपन डोमेस्टिक पोस्टेज स्टाम्प अकाउंट। डोमेस्टिक फिलाटेली बोल सकते हैं, पीडीए बोलता हूं मैं, ठीक है। थोड़ा सा यहां पर देख लीजिएगा, कहां पे ये खाता खोला जा सकता है? कहां पे ये खाता खोला जा सकता है? ऑल फिलाटेली ब्यूरोज इन इंडिया, ऑल एचओ, ऑल बीओ या नन ऑफ द अबव? विच वन इज करेक्ट?
आपको पता होना चाहिए कि जो भी घरेलू डाक टिकट जमा खाता है वो किसी भी फिलाटेली ब्यूरो में ओपन किया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल नितेश्वर जी, शिखा जी, एलएस जी, उत्तर बिल्कुल सही है। अब ये शुरुआत कब हुआ था? फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट हम ओपन कर सकते हैं डोमेस्टिक के लिए। शुरुआत कब हुआ था? अनिरुद्ध पांडे जी, दिवेश साहू जी, बिल्कुल जवाब आपका सही आ रहा है। पल्लवी जी का उत्तर भी सही है। चलिए अगला देखिएगा। अगला है कि पीडीए का शुरुआत कब हुआ था? नीरज जी बोल रहे हैं 173 का क्या होगा? 173 का बी, लोकेंद्र ने बताया। तो उत्तर क्या है? 1 अगस्त 1965 को पीडीए का शुरुआत कब हुआ? जो पीडीए खाता होता है डोमेस्टिक का, उसमें आपको कितना रुपया न्यूनतम जमा करना पड़ेगा? 500, 600, 300 और 200। मिनिमम कितना रुपया से खाता खुलेगा? ठीक है, कौन सा उत्तर है? 500, 600, 300 या 200? विच वन इज करेक्ट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका जवाब सही हो जाएगा। 174 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 200 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पर्श? स्पर्श का फुल फॉर्म, स्पर्श क्या है? स्पर्श एक योजना है। कौन सी योजना है? बच्चों में टिकट के प्रति जागरूकता पैदा करनी है। तो डाक विभाग एक स्कीम चलाता है। स्कीम के माध्यम से जो भी व्यक्ति उसमें पार्टिसिपेट करता है, जो भी पर्सन, उसको हम स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं। तो वही स्पर्श का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। और कई बार फुल फॉर्म आता है, कंफ्यूज भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं। ठीक है, कई बार फुल फॉर्म आता है और कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो आज के बाद फुल फॉर्म नहीं भूलेगा। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन एप्टीट्यूड रिसर्च इन स्टाम्प पैड। चलो अगला देख लो। दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत कितने बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है? हाउ मेनी चिल्ड्रन आर अवार्डेड अंडर दीनदयाल स्पर्श योजना? दीनदयाल स्पर्श योजना कितने बच्चों को प्रति वर्ष पुरस्कृत किया जाता है? 500 रुपए का स्कॉलरशिप होता है पर मंथ के हिसाब से। तो टोटल 920 स्टूडेंट इस पे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, 23 सर्किल है, एक सर्किल से 40 लोग रहते हैं। तो टोटल जो है पूरे देश में 920 स्टूडेंट को इसमें चयनित किया जाता है अवार्ड के लिए। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच सर्किल अंडर दीनदयाल स्पर्श योजना? अभी टोटल कितना था? 920 था। स्पर्श योजना क्या है? मैंने बताया कि भाई बच्चों में टिकट के लिए जागरूकता पैदा करना है, उसके लिए डाक विभाग स्कीम चलाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक सर्किल में 40 होता है। ये क्वेश्चन आया कि 177 का 40, प्रत्येक सर्किल के 40 स्टूडेंट, टोटल 23 सर्किल, तो आपका 920। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि भाई कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? क्या कोई क्राइटेरिया है? कितने कक्षा से लेकर कितने कक्षा तक के स्टूडेंट? तो वही पूछा है, द स्टूडेंट विच क्लास आर सेलेक्टेड अंडर दीनदयाल स्पर्श योजना। कि कौन से क्लास के स्टूडेंट जो है इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? 5 to 9, 6 to 9, 4 to 9, 6 to 10। विच वन इज करेक्ट? ठीक है जी, चलिए बताइएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 to 9। राइट आंसर इज 6 to 9। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन इज हाउ मच स्कॉलरशिप गिवन एवरी ईयर अंडर दीनदयाल स्पर्श योजना? भाई साहब सब कुछ बता दिया। स्कॉलरशिप मिलता है, फुल फॉर्म आपका बता दिया। ठीक है, इसके अलावा क्या बता दिया? इसके अलावा बता दिया कि भाई 6 से लेकर 9 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक सर्किल से 40 को मिलेगा, टोटल 920 स्टूडेंट को मिलेगा पूरे देश में। अब ये पूछा कि भाई स्कॉलरशिप मिलता कितना है? 5000, 6000, 4000 या 2000? तो मैंने बताया 500 रुपया पर मंथ मिलता है। तो टोटल जो है एक वर्ष में उस स्टूडेंट को जो इस पे पार्टिसिपेट करके इस पुरस्कार को जीतता है तो उसको 6000 रुपया पर मंथ पर साल दिए जाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। ठीक है, अगला जो आया बीएमएस का क्वेश्चन आ गया। बीएमएस क्या होता है भाई? बिल मेल सर्विस होता है। मंथली बिल हो गया, स्टेटमेंट हो गया, ये सब चीजें अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आप देखे होगे ना, ऑर्डिनरी टाइप में कुछ ऐसी चीजें आया करती हैं जिसमें बहुत सारा LIC का कागज रहा करता है। तो वही चीज बताया, बिल मेल सर्विस है ना। बिल मेल सर्विस में मंथली स्टेटमेंट, डेली स्टेटमेंट, वित्तीय समावेशन वाली चीजें जो होती हैं उसको। तो पूछा है कि कोई भी कस्टमर जब डाक विभाग के साथ टाई अप करता है तो उसको इस स्कीम के तहत एक सर्विस देना पड़ता है। जैसे आपका ट्रांजैक्शन होता है कि भाई खाता वगैरह खुला तो एक ट्रांजैक्शन 3 साल में करना पड़ेगा। तो वही सेम उसी का सिनेरियो है कि अगर इस स्कीम में आपने हमारे साथ टाई अप किया है तो 90 दिन में
आपको इसमें एक बार आर्टिकल पोस्ट करना पड़ेगा, तभी आप इस सर्विस के तहत एलिजिबल हो सकते हैं। अगला जो है बीएमएस का ही क्वेश्चन है और पूछा है डज द बिल मेल सर्विस इंक्लूडेड कम्युनिकेशन नेचर मेल एक्सक्लूसिव कॉमर्शियल प्रमोशन मटेरियल, कि बिल मेल सर्विस में पत्र मेल की प्रकृति, संचार या अन्य वाणिज्यिक प्रचार शामिल है। तो देखिए अब जब बीएमएस जब बोल रहा हूं मैं तो दो चीजें आपको ध्यान में आती होंगी। भाई बीएमएस तो काफी सस्ता हो गया, ठीक है, 90 दिन में आपको एक बार पोस्ट करना है। तो कुछ पर्सनल चीजें, पर्सनल मतलब खुद का लेटर, खुद के अपने किसी सगे संबंधी को कोई कम्युनिकेशन भेज रहे हैं, तो हमने तो बताया भाई इसमें मंथली स्टेटमेंट जाएगा, मासिक स्टेटमेंट जाएगा, बिल जाएगा। तो क्या इसके अलावा भी कुछ भेज सकते हैं? बिल्कुल नहीं भेज सकते हैं। जो क्राइटेरिया बता रहा हूं उसके अलावा नहीं भेज सकते हो। तो फिर ऐसे में तो कोई मतलब ही निकलेगा। अगर हम बिल मेल सर्विस में लेटर भेज देंगे तो भाई लेटर का जो रेट है और बिल मेल का रेट है उनमें दोनों में तो डिफरेंस बहुत ज्यादा का हो जाएगा। तो इसी वजह से ये क्राइटेरिया बनाया गया कि पर्सनल कम्युनिकेशन आप बिल मेल सर्विस में नहीं भेज सकते। अगला है द मिनिमम क्वांटिटी आर्टिकल पोस्टेड इन मेल सर्विस एट अ टाइम, कितना जरूरत पड़ेगा? तो बिल्कुल सही है 5000। अगला है कि मिनिमम कितना रेट लगेगा आपका बिल मेल सर्विस में। बिल मेल सर्विस में न्यूनतम दर सेवा क्या है? 2 रुपया, 3, 4 या 5 रुपया। पोस्टेज का क्वेश्चन है, बताइएगा मिनिमम रेट कितना होगा? तो उत्तर जो है 3 रुपया हो जाएगा। चलिए, क्रेडिट फैसिलिटी इज अवेलेबल बिल मेल सर्विस इज ट्रू और फॉल्स? तो बताइए क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल इन बिल मेल सर्विस, क्या क्रेडिट सुविधा है या नहीं है? 184 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा। राइट आंसर इज बी। ठीक है, ध्यान रखिए क्रेडिट सुविधा उपलब्ध नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, बीएमएस का कहानी खत्म हुआ, डायरेक्ट पोस्ट में आते हैं। डायरेक्ट पोस्ट क्या है? अनएड्रेस आर्टिकल, पता वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट पोस्ट कर देंगे, पता नहीं लिखेंगे। पता नहीं लिखेंगे कहने का मतलब है कि रमेश को जाएगा, सुरेश को जाएगा, गणेश को जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वार्ड नंबर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डायरेक्टली लिख देंगे राम जन्मभूमि। अब राम जन्मभूमि के नाम में 50 पत्रिका है, भेज दीजिए, चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आर्टिकल किसी संस्था को संबोधित हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन को संबोधित हो, वो वैसे आर्टिकल जो है वो डायरेक्ट पोस्ट की कैटेगरी में आता है। अ ट्रू अ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 186 नंबर का क्वेश्चन है, ये कथन बिल्कुल सत्य था। व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी दैट कैन बी पोस्ट एक्सेप्टेड अंडर डायरेक्ट पोस्ट? क्वेश्चन चेंज हो गया क्या? इंग्लिश वाला चेंज हो गया, ठीक है। अब ये क्वांटिटी नहीं बताना है आपको, कि आपको ये बताना है कि डायरेक्ट पोस्ट में कौन सी चीजें नहीं भेजी जा सकती हैं। डायरेक्ट पोस्ट में नहीं भेजी जा सकती हैं, इंग्लिश वाला छोड़ दीजिएगा थोड़ा सा। इनमें से बताना है कौन सा चीज डायरेक्ट पोस्ट में पोस्ट नहीं किया जाएगा। एड्रेस वाला पोस्ट कार्ड तो पहले ही गलत हो गया। मैंने बताया कि भाई साहब आपका जो पता लिखा हुआ कोई भी सामग्री होगा नहीं भेजेंगे, पता लिखा वाला चीज नहीं जाएगा। तो उत्तर ए करेक्ट है ना। सोनम यादव जी बिल्कुल सही है, दीपक कुमार जी भी सही है, दीपक कुमार वर्मा जी, सनातन नायका जी, शिखा जी, ठीक है, हाँ, सोनिया जी का उत्तर सही है, संतोष जी का, सभी का उत्तर सही है। अब बताइए मिनिमम क्वांटिटी, जो पिछला क्वेश्चन का इंग्लिश जो है सेट हो गया था, इसको देखिए। मिनिमम क्वांटिटी, व्हाट इज द मिनिमम क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सेप्टेड अंडर डायरेक्ट पोस्ट? डायरेक्ट पोस्ट के अंतर्गत हमने बात किया कि भाई बिना पता लिखा हुआ आर्टिकल जाएगा। फिर बात किया तो हमने देखा कि भाई अगर पता लिखा हुआ वाला चीज है तो नहीं जाएगा। अब दिमाग में सवाल ये उठता है कि मिनिमम कितना क्वांटिटी का जरूरत पड़ेगा जब इसे आप पोस्ट करेंगे तो, ठीक है। तो इसमें हमने बीएमएस में बात किया, बीएमएस का कितना था? बीएमएस का था 5000 रुपए, 5000 क्वांटिटी, रुपए नहीं, 5000 क्वांटिटी। अब जब डायरेक्ट पोस्ट का बात करोगे ना तो इसका क्वांटिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000। चलो अगला देख लो। अगला है कि जो डायरेक्ट पोस्ट के आर्टिकल होते हैं उसका साइज A3 होना चाहिए। अब इसमें बताना सही है गलत है। आर्टिकल टू बी एक्सेप्टेड इन डायरेक्ट पोस्ट should be such that they should not exceed length with A3 साइज पेपर। डायरेक्ट पोस्ट में स्वीकार किए जाने वाले जो आर्टिकल होते हैं वे A3 आकार के पेपर की लंबाई या चौड़ाई से अधिक का नहीं होगा। साइज भी आपको ध्यान रखना है, साइज को ध्यान रखना है कि जब भी जो पत्रिका भेज रहे हो वो उसका साइज जो होना चाहिए A3 होना चाहिए, ठीक है। A4 होगा तो नहीं जाएगा। चलो अगला देख लो।
डायरेक्ट पोस्ट के संदर्भ में कुछ गलत कथन या फिर विकल्प का चयन करना है। डायरेक्ट पोस्ट के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। चलिए, दीज विल बी एक्सेप्टेड बल्क एट डेजिनेटेड ऑफिस, ये निर्दिष्ट कार्यालय में थोक के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, पत्र बॉक्स में पोस्ट किए जाएंगे, पिन कोड बार बंडल स्वीकार किए जाएंगे, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो दीज विल बी एक्सेप्टेड इन बल्क डेजिनेटेड पोस्ट ऑफिस विल बी पोस्टेड लेटर बॉक्स। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत ढूंढना था और गलत का मतलब आपका बी है। क्यों गलत है? क्योंकि डायरेक्ट पोस्ट लेटर बॉक्स में नहीं पोस्ट करते। ठीक है, एक चीज ध्यान रख लीजिए। अब अगला सवाल जो है 190 नंबर का, बहुत प्यारा सवाल है। व्हाट डिस्काउंट वुड बी एडमिसिबल टू सेंडर और द कंसर्न्ड एडवर्टाइजिंग एजेंसी वेयर डायरेक्ट पोस्ट आर्टिकल आर टेंडर्ड इन क्वांटिटी ओवर 50,000। जब आप विज्ञापन एजेंसी को क्या छूट स्वीकार होगी जहां पर 50,000 से अधिक मात्रा में डायरेक्ट पोस्ट के आर्टिकल प्रस्तुत किए जाते हैं? 1% का, 2% का, 5% या 3%? बीएमएस में बात किया तो कोई भी छूट वगैरह नहीं है, क्रेडिट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट पोस्ट की बात करेंगे, 50,000 से अधिक का मात्रा है हम आपके पास, तो भाई 5% का आपको छूट जो है वो मिल जाएगा। चलो अगला देख लो। अगला है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन प्यारे क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैंने कई बार, अब 4 साल से ये चीजें मैं लगातार कर रहा हूं, तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया कि क्वेश्चन जो है ऐसे ही आते हैं, डायरेक्ट आ जाता है। इंडिया पोस्ट ऑफर यूनिक एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट टू हेल्प इंडियन कॉर्पोरेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रीच पोटेंशियल कस्टमर थ्रू। ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए एक अद्वितीय विज्ञापन अवधारणा भारतीय डाक विभाग सरकारी संगठन को, भारतीय कॉर्पोरेट को प्रदान करता है। उस योजना को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? डायरेक्ट पोस्ट में हमने बात कर लिया इसके बारे में, बिजनेस पोस्ट का हमने अभी बात नहीं किया, आगे आने वाले जो भी स्लाइड्स रहेंगे वहां पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ई पेमेंट हमने अभी नहीं बात किया, आगे देखेंगे। मीडिया पोस्ट, आपने सेविंग अकाउंट का पासबुक देखा होगा, टीडी का पासबुक देखा होगा, एनएससी का देखा होगा, पीछे कुछ एडवर्टाइजमेंट रहता है। ठीक है, पीछे जो है कुछ एडवर्टाइजमेंट रहता है, कॉलेज का रहता है, कोई संस्था का रहता है, कोई प्रोडक्ट का रहता है, कोई सरकार का कोई योजना है उसका रहता है। तो ये सारी चीजें जो है इस मीडिया पोस्ट के तहत की जाती हैं और इसके लिए जो भी कंपनी, कोई संस्था जो भी करवाता है उसको पैसा भी देना पड़ता है, डाक विभाग। अब मेल की तैयारी से लेकर डिलीवरी तक बड़ी कंपनियों के साथ एक आदर्श मेल पूर्ण व्यवस्था या समाधान प्रदान करता है। ऑफर आइडियल कंप्लीट मेलिंग सोल्यूशन। एक लाइन में स्टेटमेंट बोल रहा हूं, एक लाइन बोल रहा हूं, इस लाइन को याद कर लेना और इसके तहत ही चीजें जो है आती हैं। मतलब जो लाइन बोल दूंगा उसको ध्यान रख लेना दिमाग में, और अगर वो लाइन आ गया तो इसका समझ लेना कि ये बिजनेस पोस्ट है। कंप्लीट मेलिंग सोल्यूशन, ये बात ध्यान रख लेना। मेल की तैयारी से लेकर मेल की डिलीवरी तक आपको बिजनेस पोस्ट सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, तो हो गया है ए उत्तर। अगला सवाल 193 का, और ये सवाल अच्छा सवाल है। आपसे पूछा है कि एक ऑप्शन, इज देयर अ स्मार्ट ऑप्शन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट देयर बिल अदर पेमेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस नेटवर्क। पोस्ट ऑफिस के नेटवर्क के माध्यम से बिल इकट्ठे करने हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के, कोई भी संस्था का, कोई भी व्यवसाय का, तो डाक विभाग एक स्कीम प्रदान करता है। उस स्कीम को हम ई पोस्ट बोलेंगे। भाई ई पोस्ट के माध्यम से तो आर्टिकल पोस्ट करेंगे, जिसका डिलीवरी फिर पाने वाले के स्थान पर हार्ड कॉपी के रूप में कर देता है डाक विभाग। तो ई पेमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। तो भाई साहब ई पेमेंट इज राइट आंसर। ठीक है ना, चलो अगला देख लो। 194 है, इज ई पेमेंट वन टू मेनी सोल्यूशन। बात महत्वपूर्ण है और बात समझ में नहीं आ रही तो मैं फिर से आपको समझा देता हूं। ई पेमेंट जो है वो एक से कई समाधान है। एक से मतलब एक जन पोस्ट करेगा, कई लोगों को ये जाएगा। ठीक है, एक ने 5,000 रुपया ई पेमेंट के माध्यम से भेजा और इसका वितरण जो है कई लोगों को कर दिया गया। एक एग्जांपल बता रहा हूं। या फिर
ये गलत कथन है। इन दोनों में से आपको चयन करना है और ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि ये सोल्यूशन क्या है, ये सोल्यूशन है मेनी टू वन, मेनी टू वन। क्या ये टैगलाइन आप ध्यान रखोगे? अगर ध्यान रखोगे तो हम सब कर देना। ई पेमेंट का सुविधा जो है वो मेनी टू वन, मतलब कई लोगों से हम बिल को इकट्ठा करेंगे और एक जन को बिल भेज देंगे। बात समझ में आ गई ना? चलो तो अगला क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। अब एक आपका सूची दिया हुआ है और सूची में आपको उसका चार्ज दिया हुआ है कि 1000 से ले 1000 तक इतना रुपया लगेगा, 1001 से 2500 तक हमको अगर आप पैसा भेजते हैं तो आपको इतना रुपया फीस देना पड़ेगा, अगर 2501 से लेकर 5000 तक भेजते हैं तो इतना रुपया देना पड़ेगा, और अगर 5000 से ऊपर भेजते हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा, ऐसा 196 में आपसे पूछ लिया गया। ठीक है जी, तो बताइए 20 रुपया सही जवाब है। ठीक है, 20 रुपया सही जवाब। विच सर्विस हैज बीन स्टार्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मेक बेनिफिट ईमेल अवेलेबल टू एवरीवन। कि अगर कोई भी स्कीम है जिसके माध्यम से आपको ईमेल वगैरह डिलीवर करवाना है, तो वैसा ही पूछ रहा है कि ईमेल जो है बहुत सारे लोगों को इकट्ठा डिलीवर हो जाए, है ना, जानकारी मिल जाए कि आपका प्रोडक्ट वगैरह जो भी चीजें हैं, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी आइटम है, उसकी जानकारी ई पोस्ट के माध्यम से आप, मैसेज वगैरह छोड़ना है तो ई पोस्ट के माध्यम से आप कर सकते हो। सिनेरियो ये है। 198 है, और 198 क्या है? अंडर ई पोस्ट द मैसेज सेंट इन द फॉर्म सॉफ्ट कॉपी थ्रू द इंटरनेट एंड इट विल बी गिवन अ हार्ड कॉपी एट डेस्टिनेशन। पहले बता दिया कि ई पोस्ट में होता क्या है और ई पेमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं। पेमेंट में पैसा पे करेंगे, ठीक है ना, ई पेमेंट में होगा क्या कि पैसा पेड करेंगे, पोस्ट में क्या होगा, अपना मैसेज छोड़ेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है आप, ठीक है। तो बिल्कुल सही है कि जब आप अपना संदेश इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी डाकघर में डालते हो और जहां के लिए पता रहता है तो उसको हम उस पते पर हार्ड कॉपी के रूप में वितरित कर देते। चलिए अगला क्वेश्चन है 199 का। At present e-payment service available through how many post office across the country? 14,000, 15,000, 16,000, 17,000. Which one is correct? वर्तमान में ई-पेमेंट सेवा देश भर में कितने डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध? 14,000 डाकघर। क्वांटिटी नंबर भी ध्यान रख सकते हैं, 14,000 डाकघरों में उपलब्ध। चलिए अगला देखिएगा। ई पोस्ट के माध्यम से भारत में किसी भी पते पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन भौतिक वितरण के साथ अपने संदेश भेज सकता है। कैन यू सेंड योर मैसेज थ्रू ई पोस्ट टू एनी एड्रेस इन इंडिया विद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन एंड फिजिकल डिलीवरी? अ सेंटेंस आर ट्रू, अ सेंटेंस आर फॉल्स। गिव मी राइट आंसर ऑन कमेंट बॉक्स गाइस। ये कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन कैसे लगे थम्स अप करके बताइएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे। चलिए उम्मीद करता हूं आपको दिए गए क्वेश्चन अच्छे लगे हैं। ऐसे ही खूब सारा मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जीपी ऑनलाइन क्लासेस का नाम करिए, 2024 में होने वाला लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करिए। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।